अस्सलाम वालेकुम। अ, आज के सेशन का बाकायदे आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडब्ल्यूएस सर्वरलेस की सर्विसेज़। तो अ, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वरलेस है क्या और फिर एडब्ल्यूएस में सर्विसेज़ कौन-कौन सी हैं। जनरली जब सर्वरलेस का ज़िक्र किया जाता है तो लोगों के दिमाग में लैम्ब्डा फंक्शंस या अज़्योर फंक्शंस या गूगल क्लाउड फंक्शंस का नाम आता है। जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हद तक महदूद नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी जो है एडब्ल्यूएस के मुतालिक एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि जब जैसे मैं पहले एडब्ल्यूएस की सर्वरलेस की एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि सर्वरलेस की एक बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ये है कि जब आप अपना ईमेल अकाउंट चेक करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, तो या ईमेल न्यू क्रिएट करते हैं, तो उसमें कोई आप सर्वर ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते हैं या कोई कंपनी अगर जनरली ये जो है जीमेल पे अपना अ, ईमेल होस्ट करती है, तो उसको सर्वर्स ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली जो जीमेल की बिल्ट इन सर्विसेज़ हैं उन सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी एग्ज़ाम्पल है जो मैं वहाँ दे रहा था ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब सर्वरलेस को बाकायदा तौर पे देखते हैं कि सर्वरलेस है क्या? सर्वरलेस इज़ अ वे टू डिस्क्राइब सर्विसेज़, प्रैक्टिसेज़ एंड स्ट्रैटेजीज़। ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ सर्विसेज़ नहीं है, ये एक वे ऑफ़ मतलब किसी भी सर्विस को डिस्क्राइब करने का या प्रैक्टिसेज़ को या स्ट्रैटेजीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका है, जो कि आपको इनेबल करता है एजाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। यानी कि एजाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मोटिव क्या है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द अपने एंड यूज़र्स तक पहुँचा सकें। अपना जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी है उसको आप फ़ास्ट कर सकें और ये उसी वक़्त मुमकिन है जब आपका फ़ोकस जो है सॉफ्टवेयर की बिज़नेस लॉजिक होगा, ना कि उसकी सर्वर मैनेजमेंट और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे एक एग्ज़ाम्पल दी गई विद सर्वरलेस कंप्यूटिंग, अगर आप सर्वरलेस कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टास्क्स लाइक कैपेसिटी प्रोविज़निंग एंड पैचिंग आर हैंडल्ड बाय एडब्ल्यूएस, ठीक है? सो यू कैन फोकस ऑन ओनली राइटिंग कोड दैट सर्व्स योर कस्टमर्स, ठीक है? तो ये बेसिक मोटिव है एक्सक्यूज़ मी, ये बेसिक मोटिव है सर्वरलेस कंप्यूटिंग का और लेकिन हम सिर्फ़ सर्वरलेस कंप्यूटिंग की बात नहीं कर रहे। आगे चल के देखते हैं कि और क्या-क्या है। ये सर्वरलेस services like Lambda comes with automatic scaling, built-in high availability and pay for वैल्यू बिलिंग मॉडल, यानी कि आप जितना कंज़्यूम कर रहे हैं या जितनी यूटिलाइज़ेशन है उतना आप पे कर रहे हैं। लैम्ब्डा इज़ एन event driven compute service that enables you to run code in response to events from over 200 native integrated AWS and SaaS sources। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा को लिखा गया है, लेकिन सर्वरलेस सिर्फ एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा तक महदूद नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज की कि सर्वरलेस सर्विसेज कौन-कौन सी हो सकती हैं। एक तो जो एग्जाम्पल प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर हमारे पास आई है कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टास्क और फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई वो एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा की दी गई। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग के अंदर यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स के अंदर हमारे पास कंप्यूट है, इंटीग्रेशन है, डेटा है, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, डेवलपर एजिलिटी है, ठीक है? कंप्यूट में क्या होता है कि आप जो है अपना कोड डेवलप कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं और अपनी एप्लीकेशन को अवेलेबल कर देते हैं एंड यूज़र के लिए और आपको उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, उसका जो वर्कलोड है, उसकी स्केलिंग है, इन तमाम चीज़ों और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, उन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ आपको जो है मैनेजमेंट की तरफ से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सर्विसेज़ जो हैं वो इंटीग्रेशन सर्विसेज़ हैं जिसके अंदर
आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स या एप्लीकेशन टू पर्सन या और जो इंटीग्रेशन रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं या सर्विसेज हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं इसके अंदर। फिर डेटा है, डेटा के अंदर जैसे रिसेंटली हमने एक सर्विस को एक्सप्लोर किया था S3 को। S3 को यूज़ करने के लिए आपको किसी किस्म के सर्वर्स ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की जो है रैम मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, सारा AWS मैनेज कर रहा था। इसी तरीके से कंप्यूट में भी है, इंटीग्रेशन में भी है और डेटा में भी है। तो अब यहाँ पे जो डेटा के लिए बात हो रही है कि स्टोर टेराबाइट्स टू पेटाबाइट्स ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ डेटा विद मिली सेकेंड लेटेंसी, यानी कि इस लेवल के ऊपर आपके नेटवर्क मैनेजमेंट भी इस लेवल पर है कि आपकी जो लेटेंसी है डेटा की इन एंड आउट की वो मिली सेकेंड्स में है। मिलियंस ऑफ यूजर्स पर रिक्वेस्ट पर सेकेंड ये एक्सेप्ट कर सकता है एंड स्केल टू सपोर्ट मिलियन ऑफ यूजर्स एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। तो जब फ्रॉम द वर्ल्ड की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मिली सेकेंड लेटेंसी, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर रहे हो, आपको मिली सेकेंड लेटेंसी मिल रही होगी। ठीक है, तो ये सारी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को अवेलेबल करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। लेकिन जब आप इस तरफ जाते हैं तो ये AWS इन तमाम चीज़ों को खुद ही मैनेज कर रहा होता है। आप उन तमाम चीज़ों की, इसकी नेटवर्क, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल की तरफ। इसमें जो डेवलपर रिलेटेड टूल्स हैं, गिट रिपोजिटरीज हैं, बिल्ड पाइपलाइन है, ये सारे और जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो अगर आप अजाइल सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो मैं इन्फोर्स करूंगा और मेरी वेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी इससे मुतालिक कि आप सर्वरलेस को कंसिडर करें अगर आपकी न्यू डेवलपमेंट है तो इट्स रियली पेज ऑफ। अच्छा, कंप्यूट के अंदर अगर हम देखें तो कंप्यूट में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डेवलप, डिप्लॉय, रन, स्केल योर एप्लीकेशन एंड वर्कलोड्स इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल, सिक्योर, इनोवेटिव क्लाउड विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्वरलेस, इवेंट ड्रिवन। जो AWS लैम्डा है वो सर्वरलेस इवेंट ड्रिवन है, यानी कि इवेंट्स जो है आपकी फंक्शंस को, आपकी लैम्डा फंक्शंस को ये ट्रिगर कर देंगे। फिर उसके बाद सर्वरलेस कंप्यूट फॉर कंटेनर्स है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट वे है वो AWS फारगेट है। अगर आप फारगेट अडॉप्ट करते हैं तो आपको अगर आप फारगेट यूज करते हैं तो आपको उसकी CPU इंस्टेंसेस मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये सारी इंस्टेंसेस, इसकी स्केलिंग, इसकी जो है लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीजें आप इसको हैंड ओवर कर सकते हैं AWS को। और आपको कितनी नोड्स की जरूरत है ये सारा AWS मैनेज कर सकता है। आप सिर्फ उसकी अपनी सेटिंग्स बता दें कि आपको कितने लोड जो है, क्या किस लोड पे कितनी स्केलिंग चाहिए, सारा कुछ जो है AWS मैनेज करेगा। फिर कंटेनर सर्विसेज हैं, AWS कंटेनर सर्विस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इलास्टिक कंटेनर सर्विस के अंदर AWS फारगेट और क्यूबरनेटीज के अंदर इलास्टिक क्यूबरनेटीज सर्विसेज के अंदर भी फारगेट, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर सेपरेटली लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो AWS फारगेट का ऑप्शन है दोनों सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर रिपीट क्यों हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहा है कि जो इनकी, जब आप कंटेनर सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं तो आप इनकी एक जो है मैनेजमेंट नोड या कंट्रोलर नोड आप समझ लें, जिसकी एग्जिस्टेंस और जिसकी मैनेजमेंट सिर्फ एक बड़ा टास्क होता है। अगर आप क्यूबरनेटीज मैनेज कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लेन होगा, उसके अंदर उसकी जो मैनेजमेंट नोड होगी। इसी तरह से अगर आप कंटेनर सर्विस यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉकर या कोई और कंटेनर सर्विस, तो उसको मैनेज करना भी एक बड़ा टास्क है। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर नोड्स या जो कंट्रोलर नोड्स हैं उनको मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये AWS खुद मैनेज कर रहा होता है इन सर्विसेज को। सिर्फ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो
आप ये बताएँगे एट द टाइम ऑफ प्रोविज़निंग कि आप फारगेट अडॉप्ट कर रहे हैं या आप EC2 इंस्टेंसेस लेंगे। अगर आप EC2 इंस्टेंसेस लेते हैं तो दैट्स नॉट वर्क ऑन नोड्स व्हिच आर ऑन सर्वरलेस मोड, लेकिन अगर आप फारगेट लेते हैं तो उन वर्कर नोड्स की मैनेजमेंट भी AWS की तरफ हैंडओवर हो जाती है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन सर्विसेज़ पे आते हैं। इंटीग्रेशन सर्विसेज़ में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट और जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़्ड है वो रेस्ट एपीआई है, अमेज़न एपीआई गेटवे है। रेस्ट एपीआई या वेब एपीआई आप इसको कह लें, तो उन वेब एपीआईज़ को डिप्लॉय, उसकी मैनेजमेंट, उसकी क्रिएशन आप एपीआई गेटवे के ऊपर कर सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग, और इसके लिए आपको किसी किस्म की कंप्यूट नोड की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ सर्वरलेस है। फिर ग्राफक्यूएल, जो ग्राफ डेटाबेसेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए ग्राफक्यूएल की लाइब्रेरी है एपसिंक, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैसेज क्यू, क्यू मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं इस तरह से एसक्यूएस है या और दूसरी ये सर्विसेज होती हैं, तो यहाँ पर जो हमें अवेलेबल है ये एसक्यूएस है इन द फॉर्म ऑफ सर्वरलेस। अगेन आपको कोई कंप्यूट सर्विसेज ऑक्युपाई कर कंप्यूट नोड्स ऑक्युपाई करने की ज़रूरत नहीं है या प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ एडब्ल्यूएस मैनेज कर रहा होगा। फिर नोटिफ़िकेशन सर्विसेज, एसक्यूएस और एसएनएस को हम डिटेल में देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है। नोटिफ़िकेशन सर्विसेज जो है एप्लीकेशन टू पर्सन जो है कम्युनिकेशन के लिए है, और अगेन सर्वरलेस, आपको कोई जो है वर्कर नोड्स या किसी किस्म की एप्लीकेशन नोड्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। Mesh services AWS App Mesh is a service mesh that provides application level networking। अगर आप एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या माइक्रो सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं, डिफरेंट आपके स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, एक तरीका तो ये है कि आप उन कंपोनेंट्स के दरमियान क्यू के ज़रिए से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या एसएनएस के ज़रिए से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दूसरा तरीका है आप ऐप मैश के ज़रिए से उसमें कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, फिर डेटा स्ट्रीमिंग की सर्विस है अमेज़न किनेसिस। डेटा कितनी जो है रिसोर्सेज से, कितने सोर्सेज से डेटा इन होगा और कहाँ-कहाँ आउट होगा, ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर किनेसिस के ऊपर आप मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर जैसे डेटा इन हो रहा है वैसे आप इसके ऊपर कंप्यूट परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग AWS लैम्बडा। तो बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हैं कि आपको जो है जैसे ही डेटा सिस्टम में इन हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू सेव ऑन सम परमानेंट स्टोरेज, RDS भी हो सकता है वो, और दूसरे स्टोरेज मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं। फिर वर्कफ्लो सर्विसेज है AWS से लैम्बडा की एक जो है दूसरी फॉर्म है ये, जिसमें आप AWS लैम्बडा को एज ए वर्कफ्लो फॉर्म में जो है सेटअप करते हैं और डिफरेंट कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं उस वर्कफ्लो में। जो वर्कफ्लो के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से जो है वर्कफ्लो स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, और एक लैम्बडा फंक्शन से दूसरे लैम्बडा फंक्शंस पर कॉल जो है वो आप इजीली रीडायरेक्ट करवा सकते हैं या इजीली मूव करवा सकते हैं। फिर इवेंट ब्रिज है। इवेंट ब्रिज जो है डिफरेंट सर्वर कंपोनेंट्स के लिए है, और मतलब इसके अंदर AWS की सर्विसेज भी शामिल हो जाती हैं और आपकी अपनी जो एप्लीकेशन सर्विसेज हैं वो भी इस शामिल हो जाती हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस को अगर आपने जो है डीकपल्ड वे में इंटीग्रेट करना हो, आपने कम्युनिकेशन करवानी हो, तो आप जो है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का मॉडल आप इसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर कोई नो इवेंट रेज़ होगा तो आपकी एप्लीकेशन को नोटिफ़िकेशन मिल सकता है। अच्छा, डेटा की जब हमने बात की, हमने एग्ज़ाम्पल जो है S3 की दी, तो S3 इज़ वन ऑफ द डेटा स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। हमारे पास जो है DynamoDB भी अवेलेबल है, जो कि NoSQL डेटाबेस है एक्चुअली।
और अगर आप NoSQL डेटाबेस से वाकिफ हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस होती हैं, जैसे की वैल्यू पेयर होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, ग्राफ डेटाबेस होता है। और चार किस्म की डेटाबेस होती हैं, एक मेरे जहन में भी अकर नहीं हो रही है। एनीवे, तो DynamoDB फिलहाल इनमें से दो को सपोर्ट करता है, की वैल्यू को और डॉक्यूमेंट डीबी को। अच्छा, डॉक्यूमेंट डीबी के लिए उमूमन लोग जो है मोंगो यूज कर रहे होते हैं। तो मोंगो की भी डेटाबेस सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, अगेन इन द फॉर्म ऑफ सर्वरलेस। लेकिन यहाँ पे अगर आप DynamoDB यूज करते हैं तो इसकी एक स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज हैं। जब हम ए DynamoDB को स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं, आप इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर भी देख सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी आप इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, फिर रिलेशनल डेटाबेस RDS की जब हम बात करते हैं तो RDS के अंदर अमेजॉन अरोरा की सर्विस अवेलेबल है, जो कि माइस्क्ल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल को सपोर्ट कर रहा होता है। आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये प्योरली सर्वरलेस है। हम अपने इन्वायरमेंट में जिस एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी हम जो है AWS अरोरा यूज़ कर रहे हैं। और मैंने जब इसको एक्सप्लोर किया कि लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, या कॉन्फ़िगरेशन की क्या ऑप्शंस हैं, तो एज सच मुझे कोई लिमिटेशंस फेस नहीं हुई। अलबत्ता कनेक्शन टाइम पे हमें ये कॉन्फ़िगर करना होता है कि हमारे मैक्सिमम कनेक्शंस कितने जाएंगे, ताकि AWS अपनी सिस्टम को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस चीज़ के लिए रेडी रखे। तो अगर आपको आपका वर्कलोड का आइडिया है, फॉर एग्जांपल 200 कनेक्शंस पैरेलल हो सकते हैं आपके एप्लीकेशन एट अ टाइम, तो आप उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को या इसकी जो AWS अरोरा की कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आज से ज़्यादा है या और मतलब इन टर्म्स ऑफ 1000 पैरेलल कनेक्शंस, तो वो सब आप जस्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत हमें जो है सहूलत और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत बेहतरीन मिली है। फिर एक दूसरा फाइल स्टोरेज सिस्टम है, इसका मैंने S3 के ये सेशन के अंदर जिक्र किया होगा, इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है ये कि नेटवर्क काइंड ऑफ फाइल सिस्टम है, नेटवर्क फाइल सिस्टम काइंड ऑफ फाइल सिस्टम है, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं S3 की। लेकिन इसका एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि आप इसको अपने EC2 इंस्टेंसेस के साथ या अपनी कंप्यूट नोड्स के साथ अटैच कर सकते हैं। बाकी जो है S3 की जो बकेट है उसको आप अपनी कंप्यूट नोड के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आपको एक ड्राइव पार्टीशन चाहिए, या कोई जो है डायरेक्टरी चाहिए जिसके अंदर आप अपनी कंपोनेंट्स को, अपनी फाइल्स को पुट कर सकें, तो आप EFS की तरफ जा सकते हैं। और अगेन सर्वरलेस है, और इसकी जो स्केलेबिलिटी है दिस इज बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है इसकी स्केलेबिलिटी। अच्छा, DynamoDB का जिक्र कर दिया हमने डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर, तो अगेन हाईली स्केलेबल और हाईली अवेलेबल ये मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर रेडिस है, memcached है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको इलास्टिक कैश के अंदर मिल जाएगी। ये रेडिस का एक और जो है रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट किया AWS ने इन मेमोरी डेटाबेस की फॉर्म में, लेकिन वो सर्वरलेस नहीं है। वो जो है EC2 इंस्टेंसेस आपको उसमें प्रोविजन करने होते हैं। तो अगर आप को रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आप जो है सर्वरलेस जाना चाहते हैं, तो आप इलास्टिक कैश यूज कर सकते हैं। और अगर जो है नॉन सर्वरलेस आपका मैकेनिज्म है, तो आप जो है इन मेमोरी डेटाबेस जो पार्टिकुलरली फॉर रेडिस है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, डेवलपर एजिलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ही शानदार सर्विस है जिसका मैं
बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करूँगा कि हम उसको स्टडी करें और आप लोग भी उस सेशन के अंदर जो है कोशिश करें कि इंक्लूड हो। एडब्ल्यूएस एम्प्लीफाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एडब्ल्यूएस एम्प्लीफाई के ऊपर अपना एक सेशन करेंगे। बहुत ही शानदार सर्विसेज है, सर्विस अवेलेबल है ये एडब्ल्यूएस एम्प्लीफाई के नाम से। ये सर्विस करती है कि आपको जो बैकएंड स्टैक्स हैं, वो स्टैक्स क्रिएट करके दे देती है। कुछ यूआई लेवल की आपको सर्विसेज जैसे अगर बैकएंड सर्विसेज ने जो है सिक्योरिटी की जो है प्रोविजन की है, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी के जो है कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी एक जो है शेयर करूँगा इसकी क्या कहते हैं, इसका लिंक AWS एम्प्लीफाई। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। iOS डेवलपमेंट पे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं यूआई लेवल पे। और ज़बरदस्त बात यह है कि ये जो बैकएंड पे सर्विसेज प्रोविजन कर रहा होता है फॉर बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको आपके लिए यूआई के लिए भी इनेबल कर सकता है। यूआई की कॉलिंग फॉर एग्जांपल आप एपीआई गेटवे अगर प्रोविजन कर रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई की सीएलआई से या इसकी यूआई से आप प्रोविजन कर सकते हैं उसको। और फिर उसकी कॉलिंग के लिए आप AWS की अपनी लाइब्रेरीज जो अवेलेबल है, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है। मैं कहूँगा कि आप लाजमी इसको जो है एक्सप्लोर करें। और आपको लगेगा कि अच्छा, सिर्फ जो है सिक्योरिटी की हद तक नहीं है, बैकएंड के ऊपर जैसे डेटाबेस है, जैसे DynamoDB है या RDS है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज जो हैं, आप वो भी ये प्रोविजन कर सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। अच्छा, फिर डेवलपर रिलेटेड जो कोर डेवलपर एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर गिट रिपॉजिटरीज जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ज़्यादातर जो कोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोड मैनेजमेंट है या कोड रिपॉजिटरीज हैं, वो गिट के ऊपर मूव हो गई हैं। तो कोड कमिट इज अ गिट रिपॉजिटरी, या आप तो सर्वरलेस मोड में एक्वायर कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे गिटहब है और दूसरे बहुत सारी रिपॉजिटरीज हैं। लेकिन अगर आप कोड कमिट यूज कर रहे हैं, तो आपको AWS की और जो दूसरी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कोड पाइपलाइन है, कोड पाइपलाइन जो है कंटिन्यूस डिलीवरी रिलेटेड सर्विस है। और इसके अंदर ये क्या करता है कि कोड कमिट से लेकर कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय एंड ऑल डिफरेंट सर्विसेज, उनको जो है आपको एक सिंगल पेज पे अवेलेबल कर देता है। उन तमाम चीज़ों को आप एक सीक्वेंस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोड जो है AWS कोड कमिट पे कमिट किया, और फिर AWS पाइपलाइन के अंदर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि जैसे ही कोड कमिट हो, आपकी कोड बिल्ड जो है वो ट्रिगर हो जाए। फिर उसके बाद कोड जो है बिल्ड होने के बाद डिप्लॉय हो जाए, डिप्लॉय होने के बाद फिर टेस्टिंग फेज में चली जाए। तो ये सारा जो उसका लाइफ साइकिल है कंटिन्यूस डिलीवरी का, आप उसे कोड पाइपलाइन के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। अगेन, सब कुछ सर्वरलेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड, AWS की ये डेवलपमेंट किट है जो कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है जिस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन का भी आगे हम जो है ज़िक्र करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड से मुराद ये है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोविज़निंग और वो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप अपनी कोड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको वो हर टेस्टिंग के टाइम पे बिल्फर्स एक्वायर करना होता है, प्रोविजन करना होता है, और ये रिपीटेटिव टास्क है या हर एप्लीकेशन पे आपको इस तरह से एक्वायर करना होता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इस चीज़ को कोड कर दें ताकि गलती के चांसेस भी कम हो, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है। और जब आप इस चीज़ को कोड कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर पैरामीटराइज़ेशन भी कर सकते हैं कि भई क्यूए एनवायरनमेंट के लिए इस तरह से प्रोविजनिंग करनी है, या स्टीम को राइट्स देने हैं, डेव के लिए इसको राइट्स देने हैं, या अगर आप प्रोडक्शन पे मूव हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन पे जो है किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है।
तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ आपकी रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा, सी शार्प, पाइथन या और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर सपोर्टेड है। यही काम अगर आप जो है YAML या जेसन से करना चाहते हैं तो जो AWS का जो बेस है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड का, जिसके ऊपर बेस करके बहुत सारी सर्विसेज़ बनी हैं तो वो है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन इज़ अ की सर्विस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड जिसके ऊपर बेस करते हुए AWS एम्प्लीफाई भी है ये CDK है इसका AWS का और सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल भी है। तो बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो इसके ऊपर बेस कर रही होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड पे या क्लाउड फॉर्मेशन पे इसी के ऊपर डिफरेंट लेयर्स आप कह सकते हैं। अच्छा, फिर जिस तरह से कोड पाइपलाइन के ऊपर हम के टाइम पे हमने ज़िक्र किया कि आपका कोड बिल्ड हो सकता है, फिर उसके बाद कोड आर्टिफैक्ट्स हैं, कोड डिप्लॉय हैं, तो ये डिफरेंट सर्विसेज़ हैं जो आप जो है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल या कंटीन्यूअस डिलीवरी के लिए आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सर्वरलेस इंटीग्रेशन की तरफ। सर्वरलेस इंटीग्रेशन की जब हमने सर्विसेज स्टडी की तो उसके अंदर जो है 3-4 मेजर सर्विसेज हमने देखी जिसके अंदर SQS है और नोटिफिकेशन सर्विस है, REST API है। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि SQS और SNS को कवर कर लें। API गेटवे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। अच्छा, SQS SQS जिस तरह से जो है नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिंपल क्यू सर्विस क्यू जनरली जब क्यू का नाम ज़हन में आता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मैकेनिज़्म पर है। तो ऑलमोस्ट इसी तरह से है ये और इसके अंदर हमें 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जो कि हम थोड़ा-सा आगे बढ़कर पढ़ेंगे लेकिन पहले थोड़ी-सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। SQS is a fully managed messaging queue service that enables you to decouple and scale microservices, distributed systems and serverless applications. तो जिस तरह से इंटीग्रेशन की टाइम पे या बिल्कुल सर्वरलेस के स्टार्ट में जब हम इंटीग्रेशन सर्विसेज को देख रहे हैं तो एक ज़िक्र किया था एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का और उसके साथ हमने जो है फास्ट डिलीवरी की बात की थी। और जब आप एजाइल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन जो है अपनी एप्लीकेशन को आप स्मॉलर एप्लीकेशंस के अंदर ब्रेक करें जिसको जनरली कहा जाता है माइक्रो सर्विसेज। अगर आप माइक्रो सर्विसेज की तरफ नहीं जाते हैं तो आप जो है एजाइल मेथोडोलॉजी का हो सकता है आप सिर्फ नाम यूज़ कर रहे हो लेकिन वो एक्चुअली एजाइल मेथोडोलॉजी नहीं है क्योंकि किसी भी अगर आपकी एप्लीकेशन स्मॉल चंक्स में डिवाइड नहीं हुई हुई इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट डिप्लॉयबल कंपोनेंट्स तो आप जो है एजाइल को फॉलो नहीं कर रहे इन सिंपल वर्ड्स। क्यों? एजाइल ये कहता है कि आप जो है फास्टर सॉफ्टवेयर डिलीवरी करें और अगर आपकी एप्लीकेशन मेजर कंपोनेंट्स में या आपकी एप्लीकेशन जो है मोनोलिथिक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके अंदर एजाइल को फॉलो कर सकें क्योंकि किसी भी मोनोलिथिक एप्लीकेशन के लिए डिप्लॉय होना और उसकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कि यार हमने इस एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली टेस्ट कर लिया है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सिर्फ एक छोटा-सा चेंज करके आप उस पर्टिकुलर एरिया को टेस्ट कर लेते हैं और आप समझते हैं कि यार बाकी एप्लीकेशन एरियाज़ बिल्कुल इंटैक्ट होंगे उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया होगा, तो ये एक जो है अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो अगर आप एजाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर की तरफ जाएँ, अपनी एप्लीकेशन को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक डाउन करें, जो कि सेपरेटली डिप्लॉयबल कंपोनेंट्स हों, ठीक है? जब आप उसकी तरफ जाएँगे, तो आप अपने किसी भी कंपोनेंट को सेपरेटली डेवलप कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर सेपरेटली डिप्लॉय कर सकते हैं, सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड वे में आप टेस्ट कर सकते हैं। और आप फिर अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन्स एट द सेम टाइम आप जो है रन भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ इनेबल्ड हो जाती हैं, जबकि मोनोलिथिक में आपके पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो
अगर आप माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं और अगर नहीं भी जा रहे हैं, तब भी आप जो है एसक्यूएस को अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एजाइल का ज़िक्र इतना जो है तफ़सील में इसलिए कर दिया कि अब अगर आप एजाइल की तरफ जाते हैं, तो माइक्रो सर्विसेज एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। और उसमें अगर आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो आप एसक्यूएस को या क्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर इंटीग्रेशन के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। एसक्यूएस एलिमिनेट्स द कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, एसक्यूएस की एक दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिखी वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और सर्वरलेस एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर यानी कि आपके डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर मौजूद हैं। तो आप उनको जो है उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हों, तब भी उन डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स को अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो एसक्यूएस इज अ प्राइमरी फैक्टर। SQS eliminates the complexity and overhead associated with the managing and operating message-oriented middleware and empowers developers to focus on differentiating work. Using SQS, you can send, store, receive messages between software components at any volume. ये एक बहुत important बात है यहाँ पे। जब आप अपनी खुद से कोई मैसेज क्यू सर्विस अपने जो है ओन मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में अगर आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि यू कैन सेंड मैसेजेस एट एनी वॉल्यूम। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो एडब्ल्यूएस कर रहा है। तो अगर आपको एनी वॉल्यूम की जो है कैपेसिटी मिल रही है इन और ये आपको इनेबल कर रहा है कि आप किसी भी जो है किसी भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप जो है कितनी सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है एडब्ल्यूएस की। और यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को एक बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन के तौर पर आप जो है सर्वरलेस फॉर्म में या और दूसरे माइक्रो सर्विसेज की फॉर्म में आप इसको पुट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं इसको। अच्छा, send and receive and store messages between different components and at any volume without losing messages or requiring other services to be available। ठीक है? वो इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएँगे मैसेजेस और आपका मैसेजेस की जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमम होंगे। Get started with SQS in minutes using कंसोल, कमांड लाइन और एसडीके। अच्छा, इसके 2 एरियाज़ हैं। अ अ, अच्छा, जो 3 कमांड्स की बात कर रहे हैं, 3 कमांड सिंपल हैं, स्टोर, सेंड, स्टोर एंड रिसीव। अच्छा, इसके 2 जो है फॉर्म्स के अंदर स्टैंडर्ड एसक्यूएस अवेलेबल है। नंबर 1 स्टैंडर्ड और नंबर 2 फीफो। ऑल्दो के आगे चल के ये खुद इसके अंदर जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। आगे चल के पढ़ते हैं इसको। एसक्यूएस ऑफर्स 2 टाइप्स ऑफ मैसेज क्यू। स्टैंडर्ड क्यू ऑफर मैक्सिमम थ्रूपुट, ठीक है? एनी वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस आप उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एफ बेस्ट एफर्ट ऑर्डरिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि इनकी बहुत हद तक कोशिश होती है कि आपके मैसेजेस का जो ऑर्डर है वो सेम रहे। और आपका एक मैसेज आता है, तो वो जो है अपने से पहले वाले पैसेज के बाद ही आएगा और उसकी जो कंज़म्पशन होगी वो उसके बाद ही होगी। तो ये एक बेस्ट एफर्ट इन्होंने अडॉप्ट की हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये गारंटी नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी सर्विसेज़ है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्यू की यहाँ पे बात हुई है, इसके अंदर जो प्राइमरी इसकी एक प्रॉपर्टी है वो है एट लीस्ट वन्स। यानी कि आपका अगर मैसेज सिस्टम में आ गया है तो एट लीस्ट वन्स इसकी एक डिलीवरी तो होगी। ठीक है? एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकती है, लेकिन जो है एटलीस्ट एक दफ़ा तो इसकी डिलीवरी होगी। अच्छा, जब हम फीफो की बात करते हैं, एक दूसरी काइंड ऑफ सर्विस है एसक्यूएस की, ये एसक्यूएस फीफो। तो फीफो क्यूज़ हैं, वो गारंटी करते हैं कि आपको जो मैसेज है वो एग्ज़ैक्टली वन्स डिलीवर होगा और इन एग्ज़ैक्ट ऑर्डर होगा। अच्छा, यहाँ पर जब आप फीफो क्यूज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम थ्रूपुट जो है अवेलेबल नहीं होगा।
क्योंकि उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एग्ज़ैक्टली वन्स की जो गारंटी है, उसको मेंटेन करने के लिए आपकी क्यू को स्लो करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक एक मैसेज कंज़्यूम नहीं होगा उसका प्रीवियस मैसेज की बारी नहीं आ सकती, नंबर 1। और दूसरा कि उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपकी ये एप्लीकेशन जो है जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं एसक्यूएस के उस वो उन फैक्टर्स की वजह से आपका जो थ्रूपुट है वो हाई नहीं हो सकता है। तो इसकी ये लिमिटेशन है। अगर आपको हाई थ्रूपुट चाहिए तो आप स्टैंडर्ड क्यू की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड क्यू को मज़ीद देखते हैं। स्टैंडर्ड क्यूज़ सपोर्ट अ नियरली अनलिमिटेड नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स पर सेकंड। ये अगेन बहुत बड़ी बात है कि ये आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स दे रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप अपने ऑन प्रेम एनवायरनमेंट पे या ऑन मैनेज्ड एनवायरनमेंट पे आप करना चाहें, तो ये बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को अचीव करना। अगर आपकी बहुत ही हाइली स्केलेबल एप्लीकेशन है, तो आप जो है एसक्यूएस की तरफ जा सकते हैं, स्टैंडर्ड क्यूज़ की तरफ। पर अच्छा, एपीआई एक्शंस क्या हैं? जिस तरह से हमने पहले भी देखा यहाँ पर कि 3 सिंपल कमांड्स हैं। तो एपीआई एक्शंस क्या हैं? सेंड, रिसीव एंड डिलीट मैसेज। स्टैंडर्ड क्यूज सपोर्ट at least once message delivery. However, occasionally, because of a highly distributed architecture that allows nearly unlimited throughput, more than one copy of a message might be delivered out of order. ठीक है, there is chance. तो अनलिमिटेड थ्रूपुट आपको यहाँ पर दे रहा है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स पर सेकंड दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी जो है आपकी एप्लीकेशन के लिए इनेबलमेंट होती है ये कि आपकी एप्लीकेशन के लिए इतनी लार्ज स्केल आपको मैसेज क्यों मिल रही है। इस पे आप अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है स्केल इन स्केल आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या जब आपके पास क्यू आ जाती है बैकएंड पे, तो आप उसकी बेस पे अपनी आपको एक थोड़ा-सा जो है टाइम मिल जाता है कि अपनी कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकें, बैकएंड कंपोनेंट्स को जो कंप्यूट नोड्स हैं उनको आप एडजस्ट कर सकें। तो क्यूज़ आर एक बहुत ही बेहतरीन उम, आपकी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का पार्ट हो सकता है क्यूज़। अच्छा, फीफो क्यूज़ क्या हैं? फीफो इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Queues are designed to enhance messaging between application when the order of operations and events is critical. ठीक है? जब आपका एप्लीकेशन का ऑर्डर और ये चीज़ की एग्ज़ैक्टली वन्स डिलीवरी हो, तो ये अगर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और क्रिटिकल आपकी एप्लीकेशन के लिए, तो आप फीफो क्यूज़ की तरफ जाएँ। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि एक तो जो है आप इसके नाम में जो फीफो क्यूब आप नाम देंगे, वो फीफो सफिक्स के साथ देंगे और जो उसका नाम होगा वो 80 कैरेक्टर्स की लेंथ के अंदर ये फीफो काउंट हो रहा होगा। अच्छा, ये काम किस तरह से करता है? फीफो क्यू इन फीफो क्यूज़ मैसेजेस आर ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन मैसेज ग्रुप आईडी। डिफरेंट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स जो है या एप्लीकेशन के थ्रेड्स हैं, आपकी कंप्यूट नोड के थ्रेड्स हैं, वो क्यू के अंदर मैसेजेस सेंड करते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है एडब्ल्यूएस की कि आप हर थ्रेड के लिए और हर कंपोनेंट के लिए जो मैसेजेस सेंड कर रहा है क्यू के अंदर, एक डिफरेंट ग्रुप आईडी आप यूज़ करें और उस ग्रुप आईडी के अंदर ये मेक श्योर करेगा कि जो मैसेजेस आए हैं, वो ऑर्डर के अंदर आए हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन के डिफरेंट थ्रेड्स हैं और वो सेम ग्रुप आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑर्डरिंग आई डोंट थिंक ये प्रॉपर्ली पॉसिबल होगी क्योंकि ये इनकी रिकमेंडेशन से हटकर होगा। Amazon SQS stores the messages in the order in which they are arrived for processing. To make sure that Amazon SQS preserves the order in which messages are sent and received, each producer should use a unique message group ID. ठीक है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इसके डेमो की तरफ चलते हैं। एसक्यूएस हमने सर्च किया, एसक्यूएस की कंसोल पर हम यहाँ पर आ गए हैं
और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्यूज का, कि क्यू क्रिएशन का, और ये क्यूज की लिस्ट है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है क्यू क्रिएशन का। जब हम क्यू क्रिएशन की स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और फीफो। स्टैंडर्ड की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। स्टैंडर्ड क्यू सपोर्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड पर एपीआई एक्शन, ये बहुत बड़ा क्लेम है। मैसेज इज डिलीवर्ड एट लीस्ट वंस। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं। फिर ये फीफो क्यूज की डिस्क्रिप्शन है। फीफो क्यूज सपोर्ट अप टू 3000 messages per second. Each message is delivered exactly once and message order is preserved. FIFO queues are designed to enhance messaging between application when the order of operations and events is critical. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसके नाम में यहाँ पे फीफो इसने ऑटोमेटिक पुट कर दिया है। और अगर आप फीफो क्यूज नहीं यूज कर रहे हैं तो आप अपने क्यू का नाम कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, अब कुछ जो है कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं। जो लोग क्यूज के ऊपर काम कर चुके हैं उनको आइडिया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। विजिबिलिटी टाइम आउट। विजिबिलिटी टाइम आउट जो है ये वो टाइम आउट होता है जिसके अंदर कोई रिसीविंग कंपोनेंट आपके मैसेज को रीड कर रहा होता है। तो वो मैसेज रीड कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली जो है उस मैसेज को क्यू से डिलीट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ये वो कर सकता है, आपका एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स कि आपने एप्लीकेशन में क्या राइट किया, लेकिन दिस इज नॉट रिकमेंडेड वे। उसका रीजन ये है कि अगर ड्यूरिंग कंप्यूटेशन या उस मैसेज की कंजम्पशन में कोई जो है प्रॉब्लम अकर हो जाती है, कोई फॉर एग्जांपल डेटाबेस पे आपने कोई रिकॉर्ड्स पुट करने थे और डेटाबेस का कनेक्शन डाउन है, या और कोई जो है कंडीशन रेज हो जाती है जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन जो है अपना टास्क या आपका एप्लीकेशन कंपोनेंट अपना टास्क प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर सकता है, तो आपके मैसेज तो कंज्यूम हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद उस तमाम कंप्लीशन के बाद इस मैसेज को डिलीट करें। और इस दौरान ये मैसेज किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए विजिबल ना हो, तो इस चीज़ को जो है विजिबिलिटी टाइम आउट कहते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि जो है 30 सेकंड के अंदर आपका काम हो सकता है तो आप 30 सेकंड रख दें। अगर आपको लगता है कि आपका काम 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा, फॉर एग्जांपल 1 मिनट ले रहा है और आपने यहाँ पे 30 सेकंड टाइम आउट रख दिया, तो आपकी एप्लीकेशन अभी उस मैसेज को प्रोसेस कर रही होगी और 30 सेकंड से बाद मैसेज वापस से विजिबल हो जाएगा फॉर सम अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेक श्योर कि जितना आपकी एप्लीकेशन को टाइम लग सकता है उससे ज़्यादा ही आप जो है इसका टाइम रखें। फॉर एग्जांपल 30 सेकंड लग रहा है तो आप 1 मिनट रखते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम जो भी आपकी मैसेज की कंजम्पशन में लग सकता है, पॉसिबल मैक्सिमम टाइम, आप उससे थोड़ा सा बढ़ाकर इसको रखें। अच्छा, मैसेज रिटेंशन पीरियड, कि मैसेज कितने दिन तक आपका क्यू में रह सकता है। ठीक है, आप 4 दिन रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं इसकी क्या लिमिट्स हैं। और मैक्सिमम आप 14 डेज तक रख सकते हैं इसको। ठीक है, मिनिमम 60 सेकंड्स है। डिलीवरी डिले, if your consumer needs additional time to process message, you can delay each new message coming to the queue। ठीक है, तो आप जो है थ्रॉटलिंग काइंड ऑफ थिंग है ये, कि आप जो है उसके ऊपर जो है अपनी मैसेजेस की इनकमिंग को आप डिले करवा रहे हैं। The delivery delay is the amount of time to delay in the in the first delivery of each message added to the queue. Any messages that you send to the queue remain invisible to consumers for the duration of the delay period। ठीक है, मैसेजेस क्यू में रिसीव हो जाएंगे लेकिन वो विजिबल नहीं होंगे, तो ये विजिबिलिटी टाइम आउट की तरह से ही है। और अगर आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है, तो आप इस डिले टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। The default delay for the queue is 0 seconds, the maximum is 15 minutes।
ठीक है। तो अगर आप ये टाइम बढ़ा देते हैं तो आपके एप्लीकेशन कंपोनेंट को थोड़ा सा जो है स्टेबल होने का टाइम मिल सकता है। अच्छा, मैसेज साइज मैसेज साइज जो है 256 जो है डिफ़ॉल्ट में है यहाँ पर, और स्मॉलेस्ट इज़ 1 बाइट, और मैक्सिमम जो है द लार्जेस्ट साइज़ इज़ 256 केबी। ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है इससे बड़ा मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप जो है इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप S3 के अंदर मैसेजेस को पुट करें और उसका जो है रेफरेंस यहाँ पर दे दें। ठीक है, दिस इज़ अ गुड ट्रिक। अच्छा, इसकी जो है किस तरह से होगा, यू कैन यूज़ द अमेज़न एसक्यूएस एक्सटेंडेड क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर जावा। दिस लाइब्रेरी अलाउस यू to send an SQS message that contains a reference to a message payload। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए उन्होंने दिया। Anyway, receive message wait time। Receive message wait time क्या है? The receive message wait time is the maximum amount of time that polling will wait for messages to become available to receive। The minimum value is 0 seconds and the maximum value is 20 seconds। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है मैसेज पूलिंग से रेफ़र कर रही है, यहाँ पे जैसे ज़िक्र भी हुआ है। मैसेज पूलिंग के अंदर 2 मैकेनिज़्म होते हैं। मैसेजेस रिसीव करने के 2 मैकेनिज़्म होते हैं। एक जो है लॉन्ग पूलिंग है और एक शॉर्ट पूलिंग है। लॉन्ग पूलिंग क्या होती है कि जब तक मैसेज रिसीव नहीं होगा, आप उस मैसेज के लिए वेट करते रहेंगे, ठीक है? और ये वो टाइम है कि आप कितना मैक्सिमम वेट कर सकते हैं। और अगर जो है आप शॉर्ट पुलिंग कर रहे हैं, तो शॉर्ट पुलिंग में ये होता है कि आप एप्लीकेशन कंपोनेंट आया, उसने देखा कि सिस्टम में मैसेज है या नहीं है। अ, अगर मैसेज नहीं है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और मैसेज होगा तो उसको कंज़्यूम कर लेगा। अच्छा, फिर ये एक्सेस राइट्स के ऊपर जो है कुछ चीज़ें हैं। अ, यहाँ पर एडवांस सेक्शन में आप जो है जेसन में मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, और बेसिक ऑपरेशन ये है कि आप किसको राइट्स देना चाह रहे हैं, ओनली द स्पेसिफाइड अकाउंट, और ओनली द ओनर, ओनली द स्पेसिफाइड AWS अकाउंट, आई एम यूजर्स एंड रोल्स। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं यहाँ पे इसकी एक्सेसिबिलिटी को मैनेज करने के लिए। इंक्रिप्शन है डेड लेटर क्यू। डेड लेटर क्यू जो है वो क्यू होती है, सपोज के आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेडलॉक काइंड ऑफ कंडीशन हो गई है, या आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा मैसेज आ गया है जो कि उसको कंज़्यूम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जब कंज़्यूम नहीं कर पाएगा तो मैसेज क्या होगा, आपके एप्लीकेशन कंपोनेंट को क्रैश होगा, अगर उसको डिलीट नहीं कर पा रहा है, और अ, जो है या कंडीशन ऐसी हो गई है कि एप्लीकेशन अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और ड्यूरिंग दैट वो क्रैश कर जाता है कंपोनेंट। तो मैसेज जब कंज़म्पशन या उसकी ट्रांज़ैक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, और इन बिटवीन आपका एप्लीकेशन कंपोनेंट क्रैश कर गया है, तो क्या होगा कि इस विज़िबिलिटी टाइम आउट के बाद, इस विज़िबिलिटी टाइम आउट के बाद मैसेज दोबारा से सिस्टम में क्यू के अंदर विज़िबल हो जाएगा। अच्छा भाई, अब अगर कोई इस किस्म का मैसेज है कि वो बार-बार कंपोनेंट उसको कंज़्यूम करने की कोशिश कर रहा है, और जो है बार-बार वो फ़ेल हो रहा है, तो इसमें तो आपका एप्लीकेशन कंपोनेंट फ़ेल हो सकता है। अगर जो है 1000 10,000 मैसेजेस आ गए इस किस्म के, तो आपका एप्लीकेशन तो कुछ कर ही नहीं सकेगी आपकी एप्लीकेशन। तो ऐसी सूरत में हम कॉन्फ़िगर करते हैं डेड लेटर क्यू। डेड लेटर क्यू जो है आपको अलाउ करती है कि आप नंबर ऑफ साइकिल्स जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहा कि भई 10 दफ़ा अगर ये साइकिल रिपीट होता है, यानी कि 10 दफ़ा मैसेज वापस से सिस्टम में अवेलेबल होता है, तो आप उसके बाद जो है इस मैसेज को डेड लेटर क्यू में डालते हैं। तो आप एक और क्यू जो है क्रिएट कर लें, और उसको एज़ अ डेड लेटर क्यू जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो नम अग
ये डिपेंड कि आप कितना रखना चाहते हैं, 1 कंजम्पशन के बाद रखना चाहते हैं या 3 के बाद या 10 के बाद। यहाँ पर 1000 तक की आपके पास जो है अलाउ है कि आप 1000 रिसीव मैसेजेस रख सकते हैं कि एक मैसेज हज़ार दफ़ा जो है सिस्टम में विज़िबल हो सके। अच्छा, और दूसरा फिर ये टैग्स हैं। आप जो है किस तरह से इसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं इस क्यू को, उसके लिए ऑप्शनल है। अच्छा, इसको जो है फिलहाल क्यू ओनर पे ही करते हैं और तमाम ऑप्शंस को डिसेबल करते हैं और क्रिएट क्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये क्यू हमारी क्रिएट हो गई। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया एसक्यूएस के मुतालिक डिस्कस करना, कि एसक्यूएस का जो मैकेनिज्म है वो वन मैसेज और वन कंज्यूमर वाला है। ठीक है, यानी कि आपका एक मैसेज सिस्टम में आएगा, वो एक ही दफ़ा पे एक ही दफ़ा जो है वो कंज्यूम होगा, या एक ही उसको एक ही दफ़ा डिलीवरी होगी। ठीक है, जबकि इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास अवेलेबल है वो एसएनएस अवेलेबल है, जिसके अंदर एक दफ़ा आपका मैसेज सिस्टम में आता है तो इसके आप मल्टीपल कंज्यूमर्स डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ-कहाँ उसकी डिलीवरी हो सकती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि किसी इवेंट के ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को नोटिफाई करना चाहते हैं या उनको ट्रिगर करना चाहते हैं, तो आप जो है एसएनएस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन कंपोनेंट्स जो है क्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जैसे ही आपके एसएनएस के ऊपर मैसेज आए, तो वो डिफरेंट क्यूज़ आप उसके अंदर सब्सक्राइब करवा सकते हैं कि एसएनएस से मैसेज क्यू के अंदर डिलीवर हो जाए और फिर आपका एप्लीकेशन कंपोनेंट क्यू से मैसेज को यूटिलाइज़ कर ले, रिसीव कर ले। ठीक है? तो ये जो है हमने एक क्यू सिस्टम में क्रिएट कर लिया और अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है। तो हम एक कोशिश करते हैं इस क्यू के अंदर मैसेज पुट करने की। वैसे तो आप सेंड एंड रिसीव यहाँ से जो है यूआई से भी कर सकते हैं। आप मैसेज बॉडी टाइप करें और ये क्यू के अंदर सेंड हो जाएगा। ठीक है? और पोल फॉर मैसेजेस करेंगे तो ये जो मैसेज आपने सेंड किया यहाँ पर आप विज़िबल हो जाएगा आपको। अच्छा, इसकी कुछ मैसेज की डिटेल्स हैं, एक मैसेज आईडी है, इसका साइज़ है, इसकी जो है मैसेज बॉडी किस बेस पे ये एन्क्रिप्ट हुई है, वो इन्फॉर्मेशन है, सेंडर आइडेंटिटी है और बाकी जो है टाइम रिलेटेड है, कितनी दफ़ा रिसीव हो गया। अच्छा, एक चीज़ चेक करते हैं, वैलिडेटर की ऑल्दो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, अगर हम करते तो हम इसको मल्टीपल टाइम रिसीव करके चेक कर सकते थे कि कितनी दफ़ा ये मैसेज जो है रिसीव होने के बाद डेड लेटर क्यू के अंदर चला जाता है। तो इसको जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक डेड लेटर क्यू बनाते हैं अपनी और बस इसकी सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अच्छा, और ये वाली जो क्यू है इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई इसको आप इनेबल करें और इस डेड लेटर क्यू को यूज़ करें और यहाँ पे हम इसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि 4 दफ़ा अगर ये मैसेज रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद उसको डेड लेटर क्यू के अंदर मूव कर दें। ये हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया और इसका जो मैसेज है सेंड एंड रिसीव उसको परफ़ॉर्म करते हैं। मैसेज पोलिंग हमने की, ये 3 दफ़ा मैसेज रिसीव हो गया सिस्टम के ज़रिए से और अब एक दफ़ा हम इसको यूटिलाइज़ यहाँ पे ओपन करते हैं, तो ये 4th टाइम आई गेस ओपन हो चुका है। अब इसको हम बंद कर देते हैं।
स्टॉप पोलिंग, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं कि ये क्या कर रहा है। एक दफ़ा फिर मैसेज पोल करते हैं। अच्छा, अब ये 4 दफ़ा हो गया, अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस डेड लेटर क्यू में चला जाना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैसेज पोलिंग करते हैं और इस दफ़ा ये मैसेज यहाँ पर विज़िबल नहीं है। अब चलते हैं डेड लेटर क्यू की तरफ। ऑल्दो कि हमने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी है। एनीवे, अच्छा, और इसके अंदर मैसेज देखते हैं कि यहाँ पर मैसेज आया है कि नहीं आया। ऑल फॉर मैसेजेस, और ये जो मैसेज हमने वहाँ पर सेंड किया था ये डेड लेटर क्यू में अवेलेबल हो गया। ठीक है। अच्छा जनाब, अब कोशिश करते हैं जल्दी से हम एक जो है S3 बकेट कॉन्फ़िगर करें, जो यहाँ पर इस क्यू के अंदर मैसेज सेंड करे। तो हमारे पास थोड़ा-सा टाइम बचेगा, अभी तकरीबन 1 बज रहा है, थोड़ा-सा टाइम बचेगा, आधा घंटा, तो हम जो है कोशिश करते हैं ये भी और एसएनएस को भी हम कवर कर सकें। अगर आज के सेशन में एसएनएस कवर नहीं हो पाता है, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, एक बकेट क्रिएट करते हैं। ये सारी सेम प्रॉपर्टीज हैं और इस बकेट को हम क्रिएट। अच्छा भाई, अच्छा, इस बकेट के ऊपर हम जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पर एक हम इवेंट कॉन्फ़िगर करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर S3 के अंदर कोई जो है फाइल आती है, तो उस फाइल को इस एसकेएस के अंदर नोटिफाई कर दे कि भाई एक फाइल आ गई सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पर एक जो है इसको आप सिंपली जो है गूगल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 3 कीवर्ड्स लिखे, S3 इवेंट, एसक्यूएस और इवन नोटिफिकेशन के लिए मेरे पास एक पेज खुल गया है। अच्छा, ये मैंने ऑल्दो पहले से खोल के रखा हुआ है, लेकिन मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि गूगल करना इसको बहुत आसान है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से देख सकते हैं और वॉक थ्रू कॉन्फ़िगर एसएनएस एंड एसक्यूएस, पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है यहाँ पे। और ये एक इवेंट पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी है जो हमें अप्लाई करनी होगी एसक्यूएस के ऊपर। और यहाँ पर ये पॉलिसी की आइडेंटिटी है, ये अगेन इसकी एक जो है आइडेंटिटी दी हुई है यहाँ पर, और ये बता रहा है कि S3 को आपने यहाँ पर अलाउ करना है, S3 के सर्विस को। और जो एक्शन होगा वो सेंड मैसेजेस का होगा, सेंड मैसेजेस आप अलाउ कर रहे हैं। एसक्यूएस का ARN होगा, और यहाँ पे आपका AWS अकाउंट, AWS एग्जाम्पल बकेट, ओके, ये बकेट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पे आपका अकाउंट नेम आएगा, आप किसको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने हम इसी को यूज कर लेते हैं ना। ये मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ अपना अकाउंट नेम दिया है यहाँ पे सिस्टम में, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। अच्छा, हम बस से यहाँ पे अपना बकेट नेम चेंज कर लेंगे। बकेट नेम हम कॉपी यहाँ से करते हैं और पर इसे पुट कर देते हैं। उम्मीद है कि ये एज एस चल जाएगा। एसक्यूएस पर जाते हैं, और इस क्यू पे जाने के बाद हम
एक्सेस पॉलिसी के सेक्शन में इसे एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद हम यहाँ पर ये अप्लाई कर देते हैं। ये सेक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इस पे डाउट है थोड़ा सा। और उम्मीद है कि एक्सेप्ट हो जाएगा ऐसे। वेट अ सेकेंड। सॉरी भाई, डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, ये पॉलिसी हमारी एक्सेप्ट हो गई है। इस पॉलिसी के अंदर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ARN रह गया। ये ARN इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस बकेट पे और इस बकेट पे हम इवेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फाइल क्रिएट, प्रीफिक्स दे सकते हैं, कोई फोल्डर है या फाइल नेम का पार्ट है, ये सफिक्स है, एक्सटेंशंस की फॉर्म में आप दे सकते हैं इसको। अच्छा, और हम यहाँ पर क्रिएशन की इवेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और SQS यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम लैम्डा फंक्शन नहीं कॉल कर रहे, SMS नहीं कॉल कर रहे, हम SQS पे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। आप SQS का ARN भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, जो अभी हमने कैप्चर किया। और इसके अलावा आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव किया और अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन सही हो गई है। अगर राइट्स रिलेटेड कुछ इश्यू होता, हमारी पॉलिसी क्रिएशन में कुछ इश्यू होता, तो ये अलाउ ही नहीं करता और ये ड्यूरिंग क्रिएशन ये एक टेस्ट मैसेज भी सेंड कर रहा होता है इस केस पर। तो उससे ये मेक श्योर हो जाता है कि हमारी जो क्रिएशन है वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। अच्छा, इधर आते हैं, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस पे जाते हैं, पोल मैसेजेस करते हैं और यहाँ पे ये एक मैसेज अवेलेबल है और ये एक बकेट की तरफ से आया है, फैसल AWS ट्रेनिंग बकेट। ठीक है, इस मैसेज को हम डिलीट कर देते हैं सिस्टम से और स्टॉप पोलिंग करते हैं। चलिए, बाकी सारा काम हो गया हमारा, बस अब फाइल अपलोड करते हैं कोई सी सिस्टम में और ठीक है, इसको हमने फाइल को पिक किया और इसे ड्रॉप कर दिया सिस्टम में। और ये इसकी डेस्टिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्लास रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि हम पहले इन तमाम चीज़ों को डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसको हमने अपलोड कर दिया जनाब और ये फाइल अपलोडिंग हो रही है। फाइल अपलोड होने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि सिस्टम में एक मैसेज आया होगा। अच्छा, ये 743 बाइट्स का मैसेज आ गया है। इसको देखते हैं ये क्या कहता है कि इवेंट सोर्स AWS S3 रीजन बता दिया इसने और पुट ऑपरेशन हुआ है। प्रिंसिपल आईडी ये है और IP एड्रेस ये है। रिस्पॉन्स एलिमेंट
ये हैं फाइल क्रिएशन का इवेंट है, फाइल क्रिएशन क्रिएट के नाम से इवेंट का नाम है, और ये उसकी प्रिंसिपल आईडी है, ये इसका S3 का ARN है, और ये इसका सीक्वेंसर है, ये फाइल है जो एक्चुअली पुट हुई है, साइज इसका 11 बाइट्स आई गेस, और बकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही है। अगर आप ARN यूज़ करना चाहते हैं ARN यूज़ कर लें, आप बकेट नेम यूज़ करना चाहते हैं बकेट नेम यूज़ कर लें, जो भी एक्शन आप कंपोनेंट परफॉर्म करना चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये SQS को हमने काफ़ी डिटेल में अभी देख लिया है। हम आते हैं अब अपनी स्लाइड्स की तरफ, और अब SNS को देखते हैं। अमेज़न सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जैसे कि मैंने बताया कि अमेज़न सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस ये जो है वन टू मैनी वाला इसके अंदर मामला होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है और मल्टीपल उसके कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, मैसेज के। SNS is a managed service that provides message delivery from publishers to subscribers, also known as producers and consumers. Publisher communicates asynchronously with the subscribers by sending messages to a topic. ठीक है, यहाँ पर जो है टॉपिक की बेस पर कम्युनिकेशन हो रही होती है, which is a logical access point and communication channel. Clients can subscribe to SNS topic and receive published messages using supported endpoint types such as Amazon Kinesis, Data Firehose, SQS, Lambda, HTTP, email, mobile push notification, message text, mobile text message. अच्छा, किस तरह से है कि जो पब्लिशर है वो किसी टॉपिक के ऊपर अपना मैसेज सेंड करेगा SNS पे, और जो कंज्यूमर्स हैं वो उस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किए होंगे, उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सर्विसेज पॉसिबल है जो नोटिफिकेशंस को रिसीव करती हैं, या उन नोटिफिकेशंस को के लिए इनेबल्ड हैं, या लिसनिंग उनको नोटिफिकेशन दिया जा सकता है, उस किस्म की सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे SQS की तरह से मामला नहीं है कि सिस्टम में मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए, आपको मैसेज रिसीव करना पड़ता है SQS में। यहाँ पर मैसेज आएगा तो आपको खुद नोटिफिकेशन रिसीव हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे SQS को सब्सक्राइब किया हुआ है, लैम्डा फंक्शन सब्सक्राइब किया हुआ है, और एंड पॉइंट HTTP एंड पॉइंट सब्सक्राइब किया हुआ है फॉर सेम मैसेज सेम टॉपिक, ठीक है। एक ही वक्त में ये सिंगल मैसेज डिलीवरी मल्टीपल कंज्यूमर्स तक डिलीवर होगा। और फिर दूसरा, अगर आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं या मल्टीपल टाइप ऑफ मैसेजेस हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप 2 टॉपिक्स बनाएं, उन 2 टॉपिक्स पे सेपरेट मैसेजेस सेंड करें, और हर टॉपिक के कंज्यूमर्स उस टॉपिक को रिसीव कर रहे होंगे, उस मैसेजेस को रिसीव कर रहे होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन मैसेज आया, ग्रीन टॉपिक के अंदर डिलीवर हुआ, और उसकी सब्सक्रिप्शन के जो कंपोनेंट्स थे SQS क्यूज, मल्टीपल SQS क्यूज हैं यहाँ पर, तो एक मैसेज की कॉपी इसे डिलीवर हुई है, एक मैसेज की कॉपी इसे डिलीवर हुई है। यहाँ पर ब्लू टॉपिक है, ब्लू टॉपिक पे ब्लू मैसेज रिसीव हुआ है, और उसकी जो इवेंट नोटिफिकेशन है वो लैम्डा फंक्शन पर है, और लैम्डा फंक्शन है इसके ऊपर जो भी एक्शन है इसने परफॉर्म करना है वो परफॉर्म होगा। फिर जो है एक HTTP एंड पॉइंट है, उसके ऊपर इसी सेम मैसेज की कॉपी डिलीवर हो रही है। अच्छा, एक तीसरा तरीकाकार क्या है, आप एक सिंगल टॉपिक बनाएं, और उस सिंगल टॉपिक पे आप ब्लू एंड ग्रीन दोनों मैसेजेस को जो है सेंड कर सकते हैं, और जो मैसेज डिलीवरी है उसके अंदर आपका जो सब्सक्राइबर है वो बता सकता है कि वो किस किस्म के मैसेजेस के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक। इसके फीचर्स क्या हैं? SNS features and capabilities, application to application messaging supports subscribers such as Amazon Kinesis, Datafire। अच्छा, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक एप्लीकेशन का कंपोनेंट है और दूसरा एप्लीकेशन का कोई दूसरा कंपोनेंट हो सकता है पॉसिबली, ठीक है। मैसेज इस तरह से SQS के अंदर भी डिफरेंट मैसेज एप्लीकेशन कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे।
So, messaging supports subscribers such as Amazon Kinesis Data Firehose, delivery streams, Lambda functions, SQS queues, HTTPS endpoints, AWS event for pipelines for information और ये वो C using SNS एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैसेज आप इसको गूगल कर लीजिएगा एप्लीकेशन टू पर्सन स्टार्ट में जो हमने देखा यहाँ पर कि जो नोटिफिकेशन है वो मोबाइल पुश मैसेजेस पे जा सकती है और मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस पे जा सकती है और ईमेल पर भी जा सकती है ठीक है तो ये है एप्लीकेशन टू पर्सन notifications provide user notification to subscribers such as mobile application mobile phone numbers and email addresses for more information using SNS for application to person अच्छा इसके अंदर भी दो मैकेनिज्म है स्टैंडर्ड एंड फीफो फॉर use a FIFO topic to ensure strict message ordering, to define message groups and to prevent message duplication. इसके ऊपर अभी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वही सारा टॉपिक है जो हम क्यू के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं अच्छा फिर यहाँ पर एक और दूसरी बात इन्होंने डिफाइन की है कि ओनली ये Amazon SQS FIFO queues can subscribe to FIFO topics ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है use a standard topic when message delivery order and possible message duplication are not critical ठीक है all of the supported delivery protocols can be subscribed to standard topics ठीक है कैपेबिलिटीज दोनों में है लेकिन जो है फीफो की प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो डुप्लीकेशन रोकेगा और ऑर्डरिंग को मेंटेन करेगा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन अब आपने कि आपकी एप्लीकेशन के पब्लिशर ने एसएनएस पे मैसेज सेंड किया वो मैसेज आप डिफरेंट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स पे दे सकते हैं एसक्यूएस पे लैम्डा पे एचटीटीपीएस पे किनेसिस पे और किनेसिस से आने के बाद आप एस3 पे फॉरवर्ड कर सकते हैं रेडशिफ्ट पे पुट कर सकते हैं इलास्टिक सर्विस पे पुट कर सकते हैं या और किसी सर्विस पे आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और एप्लीकेशन टू पर्सन पे अमेजॉन एसएनएस पे मैसेज रिसीव हो रहा है और इसकी जो डिलीवरी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस हो रही है मोबाइल पुश नोटिफिकेशन के तौर पर हो रही है और ईमेल के तौर पर भी हो रहा है अच्छा ये जब आप उस एसएनएस टॉपिक पे ईमेल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल रिसीव होती है और ईमेल रिसीव के लिए आप यहाँ पे उसे कंफर्म करेंगे इस लिंक के थ्रू और जब ये लिंक कंफर्म हो जाएगा जब आप इसे कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक जो है यूआई पर वेब पे मैसेज आ जाएगा कि कंफर्मेशन सक्सेसफुल ठीक है तो अब इसका डेमो देख लेते हैं अच्छा जनाब चलते हैं एसएनएस की तरफ ये डैशबोर्ड है इसका और एप्लीकेशन टू पर्सन आप जो है इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं लिंक्स के ज़रिए से टॉपिक्स की तरफ जाते हैं ये एक टॉपिक पहले से बना हुआ मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है जनाब ये टॉपिक फीफो या स्टैंडर्ड ठीक है इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे द टाइप that you choose for your topic is immutable meaning it cannot be changed once the topic is created FIFO topics are a better fit for use cases that require message ordering and deduplication standard topics are better suited for use cases that require higher message publish and delivery throughput rates. Note as well that the different type of topic supports different delivery protocols. अच्छा हम यहाँ पर क्योंकि फीफो यूज नहीं कर रहे और स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड टॉपिक हम क्रिएट करते हैं S3 फाइल क्रिएट हमने दिया इसकी हम सब्सक्रिप्शन फिर S3 के साथ कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन नेम हमें देने की ज़रूरत नहीं है एक्सेस पॉलिसी ये हम क्योंकि पहले से हमने माइंड बनाया हुआ है कि S3 इस ये इवेंट्स हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं तो S3 के लिए हम एक
इवन जो हमने यहाँ पर बनाया था, इसी की हम एक कॉपी यहाँ पर पुट करते हैं। एडवांस में जाते हैं और एडवांस में जाने के बाद सेकंड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ऑलरेडी जो पॉलिसी यहाँ पर डिफाइन है, उसको अगर आप गौर से स्टडी करें, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स के अंदर ये तमाम प्रिंसिपल्स को अलाउ कर रहा है, तो हमें एक्सप्लिसिटली S3 को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हमारा S3 ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो रहा होगा। सेकंड, एक्शन के अंदर बहुत सारे जो इसके एक्शंस हैं, जो एसएनएस सपोर्ट कर रहा होता है, तो जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो हम अगेन जो है या तो क्रिएट रिलेटेड दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है इसको ऐसे इज़ रहने देते हैं, हमें ख़ास ज़रूरत नहीं चेंज करने की। हमारा जो रिक्वायरमेंट है मैसेज सेंड का, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा कि S3 से मैसेज सेंड कर सकेगा। और रिसोर्स जो है, वो हमारी रिसोर्स एसक्यूएस या एसएनएस का हमारा एआरएन होना चाहिए यहाँ पर। इसको अगर हम एआरएन नहीं देते हैं, तो क्या होता है देखते हैं इसको, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एआरएन पर हम आकर दे देंगे। ये हमारा अकाउंट आईडी आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एस के लिए टॉपिक करते हैं और होपफुली ये विदाउट एनी प्रॉब्लम मैसेज को रिसीव कर लेगा। अच्छा, जब तक हम सब्सक्राइब नहीं करते, हमें मैसेजेस का जो है पता नहीं चल सकेगा। तो हम जो है एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए ओके। अच्छा, ये ओके ये हमारा टॉपिक का ही एआरएन है। प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, हम ईमेल लेते हैं और मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, और दैट्स इट। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक पे, सिंगल टॉपिक पर मल्टीपल टाइप ऑफ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और उनकी डिलीवरी फिर मल्टीपल सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो रही है और हर सब्सक्राइबर पे उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट का मैसेज रिसीव हो रहा है। तो जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ये एक फ़िल्ट्रेशन पॉलिसी अवेलेबल है कि आप मैसेजेस को किस तरह से फ़िल्टर करना चाहते हैं। ठीक है? इसके ऊपर एक लंबी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, देखिए फ़िल्ट्रेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और एसएनएस सब्सक्रिप्शन फ़िल्टर, a subscription filter policy allows you to specify attribute names and assign a list of values to each attribute। ठीक है? तो वो एट्रीब्यूट आप चेक करेंगे, उस एट्रीब्यूट की क्या-क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के में यहाँ पर ये देखें कि मैसेज एट्रिब्यूट्स यहाँ पे इधर मैसेज एट्रिब्यूट्स के अंदर कस्टमर इंटरेस्ट के नाम से एक एट्रिब्यूट है, इसकी टाइप एरे है और इसकी वैल्यूज़ 100 कर रहा है। तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो है इन वैल्यूज़ की बेस पर हो रही होगी। ठीक है? और एक दूसरा एट्रिब्यूट है स्टोर, स्ट्रिंग टाइप है इसकी और वैल्यू जो है इसकी एग्जाम्पल कॉल। तो ये आप इस तरह से अपनी सब्सक्रिप्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेजेस ही आपके पास डिलीवर हों। अच्छा, अब चलते हैं वापस ब्राउज़र की तरफ। अभी हम फ़िलहाल कोई फ़िल्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं अपनी और देखते हैं कि हमारे पास कोई ईमेल आई है कि नहीं।
ऑलराइट, हमारे पास ईमेल रिसीव हो चुकी है। मैं अपना ईमेल सिस्टम ऑन करता हूँ। ठीक है, ये नोटिफिकेशन की ईमेल हमारे पास आ चुकी है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए कंफर्मेशन का यूआरएल है। इस यूआरएल को हम कॉपी करते हैं और ब्राउज़र पे ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। ये सब्सक्रिप्शन हमारी कंफर्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम करते ये हैं कि वापस जाते हैं S3 की तरफ और S3 से कहते हैं कि भाई अब आप SQS पर डायरेक्ट भेजने की बजाय ऐसा करें कि इस इवेंट को आप SNS पर भेज दें। SQS की बजाय आप भेज दें इसको SNS पे। हमारी पॉलिसी ऑलरेडी ये जो है कॉन्फ़िगर हो चुकी है इस काम के लिए। ये हमारा SNS का टॉपिक यहाँ पर आ चुका है। हमने इसको सेव किया। क्या कह रहा है? अच्छा। हुँ, ये हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इसको पहले ARN कैप्चर कर लेते हैं और इसे एडिट करते हैं। इस पॉलिसी, अच्छा, ये रिसोर्स इसने ऑलरेडी खुद डाल दिए हैं। अच्छा, ये जो हमने पहले देखा था कि हमने सर्चिंग की थी कॉन्फ़िगरिंग अ बकेट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एसएनएस एंड एसक्यूएस। तो इसके ऊपर वापस चलते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिसी मिल जाएगी जो हमें पुट करनी है। अच्छा, ये एसएनएस से रिलेटेड आ गया है। ये रिसोर्स नेम आ गया है। अच्छा, प्रिंसिपल हम इसे दे देते हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली। ये प्रिंसिपल से लेके हमने यहाँ पे नीचे तक कॉपी कर लिया है और ये बकेट नेम आ गई है। हमारा अकाउंट नेम यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, इसका ERN हमें चाहिए। ये इसका ERN हमने कैप्चर किया और यहाँ पर पुट कर दिया। चलें देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा अभी काम। तो जनाब इधर आते हैं S3 की तरफ और इसी क्रिएशन को वापस से ट्रिगर करते हैं। जनाब इस दफ़ा ये हो गया है और हमारा जो है एसएनएस के ऊपर इसने एक नोटिफिकेशन सेंड भी किया होगा टेस्ट के लिए। ईमेल चेक करते हैं, हो सकता है आपको ईमेल आई हो इस सिलसिले में।
ओके जनाब। अच्छा जी, जो टेस्ट नोटिफ़िकेशन जो एसएनएस सेंड करता है, एस3 सेंड करता है एट द टाइम ऑफ इवेंट क्रिएशन, ये वो मैसेज है। अब हम बाकायदा तौर पर एक फ़ाइल पुट करते हैं सिस्टम में और उसका इवेंट रिसीव करते हैं। ठीक है? इसको वापस से चेक करते हैं ईमेल को। ठीक है, ये सेकंड मैसेज हमारे पास रिसीव हो गया है। और इवेंट की डिटेल्स दे रहा है, AWS S3 रीजन US ईस्ट 1, प्रिंसिपल आईडी। और अच्छा, ये S3 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट नेम ये है, बकेट ARN ये है, बकेट नेम ये आ गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि जेसन फॉर्म में तो इस तरह से ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये जो है कोई टेक्सचुअल फॉर्म होता है सिंपल, तो आप उसको जो है डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, या ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि आप जो है बीच में कोई एक लैम्डा फंक्शन लिखें जो कि एक प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रोड्यूस करे ईमेल राइट करने के लिए, और किसी एसएनएस टॉपिक पर आप उस मैसेज को राइट कर दें और वो मैसेज फिर जो है जो भी मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हैं उन तक डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो आज का सेशन मेरा ख्याल है इतना ही रखते हैं, टाइम भी हमारा नहीं बचा है, 1:30 बज गया है। अगला सेशन जो होगा इंशाल्लाह वो हम रखेंगे एपीआई गेटवे की तरफ, और एपीआई गेटवे की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेंगे पहले कि किस तरह से होता है। थोड़ा सा जो है इसको पढ़ लेते हैं। Amazon API Gateway is an AWS service for creating, publishing, maintaining, monitoring, and securing REST and HTTP and WebSocket APIs at any scale। ठीक है? तो जब कभी भी मुझे कहीं पे एनी स्केल वाला फैक्टर नज़र आता है किसी सर्विस पे, तो ऐसा लगता है कि किसी ने सर पे से बोझ हटा दिया हो, क्योंकि एज एप्लीकेशन डेवलपर, एज एप्लीकेशन आर्किटेक्ट और डिप्लॉयमेंट मैनेजर, आप जब इन चीज़ों को मैनेज करने जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, बिलीव मी। और अगर ये बर्डन आपके सर से उतार दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, और ख़ास तौर पे जब आपके पास स्केलेबिलिटी, अनलिमिटेड काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी हो, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीव होता है। क्योंकि एप्लीकेशन जैसे-जैसे स्केल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास फिर उस टाइम पे गुंजाइश नहीं होती है कि आप जो है उसको बैठ के कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टार्ट करते हैं, जबकि आपका यूज़र जो है ब्राउज़र पे या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे इंतज़ार कर रहा हो अपनी रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग के कंप्लीट होने का, आप उसको जो है वेट नहीं करा सकते हैं। ठीक है? तो अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद आ गई है या और कोई दूसरे इवेंट्स वो हैं जिसके अंदर आप समझते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ रही है, अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है उनके लिए, या और कोई दूसरे इवेंट्स हैं, सेल्स आपने लगा दी है ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट, और आप समझते हैं कि इस इवेंट पे बहुत ज़्यादा जो है लोड आ सकता है, यूज़र रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, तो उस टाइम पे बैठकर आप अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करें, उन तमाम चीज़ों को जो है रीएडजस्ट करें स्केलेबिलिटी के लिए, ये एक बहुत बड़ा पेन होता है। और उस टाइम पे अगर आपकी चीज़ें जो है रेडी नहीं हो सकी हैं, क्योंकि बिज़नेस नीड्स चेंज होती रहती हैं, आज कोई इवेंट है, कल कोई और दूसरा इवेंट होगा, और फिर फ़ौरन से जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो स्केलेबिलिटी की नीड आपकी डाउन हो जाएगी, आपको डिग्रेड करना पड़ेगा अपनी स्केल इन करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन को। तो ये जब आपके पास से बर्डन जो है ऑफलोड हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा रिलीज़ है, बिलीव मी। तो
go for serverless services और इंशाल्लाह you'll see good benefits of using all these services. इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आने वाले सेशंस में हम एपीआई गेटवे को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और एडब्ल्यूएस एम्पलीफाई को देखते हैं। जैसे ही हमारे जो प्लान सेशंस हैं उसके अंदर या तो वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम रख सकते हैं एपीआई गेटवे के बाद फौरन बाद एम्पलीफाई का एक सेशन रख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि उससे एसोसिएटेड और जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे डायनामोडीबी है, कॉग्निटो सर्विस है या और दूसरी एसोसिएटेड सर्विसेज हैं जिसके मुतालिक जो है हमें अगर नहीं पता हो उन सर्विसेज को हम एम्पलीफाई में यूज कर रहे हैं तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम पहले एपीआई गेटवे को स्टडी कर लें, कॉग्निटिव को स्टडी कर लें, डायनामोडीबी को स्टडी कर लें, आरडीएस को थोड़ा सा स्टडी कर लें और फिर एम्पलीफाई की तरफ आते हैं। ठीक है, तो एपीआई गेटवे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह और उसके बाद कोशिश ये होगी कि डायनामोडीबी अगर उसी सेम सेशन में एडजस्ट हो जाता है या कॉग्निटिव एडजस्ट हो जाता है तो उसको देखते हैं उस हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।